अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन। शुरू करने से पहले दो इंपॉर्टेंट वार्निंग। ये डार्क सीजन 1 का रिव्यू नहीं बल्कि डिटेल रिकैप होने वाला है, तो स्पॉयलर्स अलर्ट। दूसरा, ये एक जर्मन शो है और इसमें कैरेक्टर्स के नाम भी जर्मन एक्सेंट में हैं, तो हो सकता है कि मैं बहुत सारे प्रोनाउंसिएशंस की बैंड बजा दूं, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, सो बी प्रिपेयर्ड। इसके सीजन 1 को एक्सप्लेन करने के पहले हमें शो के कुछ बेसिक पॉइंट्स क्लियर करने पड़ेंगे, वरना आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या बकबक कर रहा हूँ। आप सब तो जानते ही होंगे कि ये शो पूरी तरह से टाइम ट्रैवल पर बेस्ड है और हर फिक्शनल स्टोरी की तरह इसका टाइम ट्रैवल भी काफ़ी अलग है। ये शो साइमल्टेनियसली 3 मेन डिफरेंट टाइमलाइन में चलता है, 1953, 1986 और 2019। मतलब तीनों टाइमलाइंस के बीच 33 ईयर्स का डिफरेंस होता है। इस टाइम डिफरेंस को ये लोग ट्रिनिटी नॉट के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एक कभी ना खत्म होने वाला लूप या गांठ। इस शो में टाइम भी बिल्कुल ट्रिनिटी नॉट के लूप की तरह चलता है, एक कभी ना खत्म होने वाला टाइम लूप। हमारे असली दुनिया में टाइम लूप में नहीं बल्कि लीनियरली चलता है, मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फिर आता है फ्यूचर। आप प्रेजेंट में रहकर अपने पास्ट को बदल नहीं सकते और ना ही अपने फ्यूचर में क्या होने वाला है वो देख सकते हैं। डार्क की दुनिया में टाइम एक लूप में चलता है, ना कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर वाले स्ट्रेट लाइन में। इसका मतलब अगर आप चाहो तो अपने पास्ट और फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हो और वहां जाकर चीज़ों को बदल सकते हो। बट जैसा कि मैंने कहा था, सारी मनगढ़ंत कहानियों में टाइम ट्रैवल अलग से काम करता है। डार्क टीवी शो में अगर आपको टाइम ट्रैवल करना है तो या तो 33 साल आगे जा सकते हो या तो 33 साल पीछे जा सकते हो। टाइम में 1 या 2 दिन आगे पीछे ट्रैवल नहीं कर सकते और इसीलिए शो के 3 मेन टाइमलाइंस 33 ईयर्स के डिफरेंस में चलते हैं और सारे टाइमलाइंस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक दूसरे पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं। तो ये हो गया इसके टाइमलाइन और टाइम ट्रैवल का ओवर सिंप्लीफिकेशन। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए वो है इस शो के फैमिलीज, मतलब उनका फैमिली ट्री, कौन किसका बाप है और कौन किसका बेटा, वो सब। इसे अगर मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा तो वो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस खराब कर देगा, इसीलिए इस चीज को हम वीडियो के दौरान स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। तो डार्क को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को एकदम एंड तक देखना। 21 जून 2019 माइकल काहनवाग अपने आर्ट स्टूडियो में फांसी लगाकर सुसाइड करता है और अपने पीछे एक सुसाइड नोट छोड़कर जाता है, जिस पर लिखा होता है कि इस लेटर को 4 नवंबर की रात 10:13 से पहले मत खोलना। फास्ट फॉरवर्ड टू 4 नवंबर 2019, जहां हमारी मुलाकात होती है माइकल के बेटे जोनस से। जोनस अपने पापा की मौत को लेकर अभी तक सदमे में है और इससे रिकवर होने के लिए उसकी थेरेपी चल रही है। फिर हमें पता चलता है कि जोनस की मां हैना का वहां के लोकल पुलिस ऑफिसर उल्रिक के साथ अफेयर चल रहा है। 2 महीने बाद अपनी ट्रीटमेंट पूरी करके जोनस वापस हाई स्कूल जाता है और जाकर अपने बेस्ट फ्रेंड बार्थोस से मिलता है, जो अब जोनस की हीरोइन मार्था को डेट कर रहा होता है। आउच। मार्था उल्रिक नील्सन की बेटी होती है। नील्सन परिवार की बाकी के लोग हैं मार्था की माँ कैथरीना, जो इनके हाई स्कूल की प्रिंसिपल है, बड़ा भाई मैग्नस और छोटा भाई मिकेल। ये सारी कहानी जर्मनी के विंडन नामी एक छोटे से टाउन की है। अचानक से एक दिन हाई स्कूल का मारुआना डीलर एरिक विंडन टाउन से गायब हो जाता है। उल्रिक और उसका डिपार्टमेंट इसके गायब होने की छानबीन कर रहे होते हैं। उल्रिक का मानना होता है कि विंडन जैसे छोटे टाउन में कोई बड़ा जुर्म होने के चांसेस कम हैं। इसे लगता है कि एरिक बिना बताए घर छोड़कर भाग गया है और कुछ नहीं। बट फिर इसके ऑफिसर शार्लेट इसे याद दिलाती है कि विंडन में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। आज से 33 साल पहले उल्रिक का भाई मैड्स भी बिल्कुल इसी तरह से अचानक विंडन टाउन से गायब हो गया था। बट फिर उल्रिक इसे बताता है कि इन दोनों हादसों में काफ़ी फर्क है। जोनस और उसके दोस्तों को पता चलता है कि एरिक अपना माल यानी मारुआना विंडन के जंगल में मौजूद एक गुफा के पास छुपाया करता था। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि रात होते ही ये सारे मिलकर माल ढूंढने उस गुफा के पास जाएंगे। उसी रात इनके टाउन में एरिक के गायब होने को लेकर गांव वालों की मीटिंग बैठने वाली होती है, तो इन सब के पेरेंट्स उसमें बिजी होंगे। रात होते ही सारे उस गुफा की ओर निकल पड़ते हैं। मिकेल की देखभाल करने घर पर कोई नहीं होता, इसलिए मैग्नस उसे भी अपने साथ इस मिशन पर ले आता है। इनके वहां पर पहुंचने से पहले ही फ्रांसिस्का डॉपलर नामी एक स्टूडेंट ने माल को अपने कब्जे में ले लिया होता है और फिर इन सारों के बीच बहस शुरू हो जाती है। पर तभी अचानक उस गुफा के अंदर से जोर जोर से डरावनी आवाजें आने लगती हैं और सब वहां से डर कर भाग जाते हैं। मिकेल को लेकर भागने की जिम्मेदारी जोनस की होती है, बट भागते भागते जोनस गिर जाता है और उसे अपने पापा का दौरा पड़ता है। जब जोनस को होश आता है तब तक मिकेल वहां से गायब हो चुका होता है। उधर मीटिंग के दौरान बूढ़ा हेल्गे पागल खाने से भागकर सबको चेतावनी देने आता है कि वो फिर से होने वाला है, वो फिर से होने वाला है।
फिर ये लोग इसे पकड़कर बाहर ले जाते हैं। ये हेल्गे बंदा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। रात के 10:13 पर माइकल की माँ आइनेस यानी जोनस की दादी अम्मा उस लेटर को पढ़ लेती है, बट बिना किसी को बताए उसे छुपा कर रख देती है। जोनस और उसके दोस्त फिर पुलिस बुलवा लेती है और सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेने भाग जाते हैं। सुबह होते ही पुलिस उस एरिया का चप्पा चप्पा छानने लग जाती है और तभी उन्हें एक लड़के की डेड बॉडी मिलती है। उल्रिक भागते हुए जाकर उसे चेक करता है, बट वो बॉडी मिकेल की नहीं बल्कि किसी और लड़के की होती है, जिसने अजीब से पुराने जमाने वाले कपड़े पहने होते हैं और उसके पास एक वॉकमैन भी पड़ा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक हुडी पहना आदमी एरिक को एक अजीब सी चेयर पर बिठाकर उस पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। उल्रिक की चीफ शार्लेट डॉपलर को फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चलता है कि जिस लड़के की लाश इन्हें मिली है उसकी मौत 16 घंटे पहले हुई है। देख के लगता है कि उसने 80 के दशक के कपड़े पहने हैं। उसके पास से इन्हें वॉकमैन और 1986 में बना कॉइन भी मिलता है। इसकी आंखें पूरी तरह से जल चुकी हैं और कान के पर्दे भी फट चुके हैं। अब बात करते हैं शार्लेट डॉपलर के डॉपलर परिवार की। इनके परिवार में शामिल है बेटिया फ्रांसिस्का डॉपलर और एलिजाबेथ डॉपलर, हस्बैंड पीटर डॉपलर और ससुर जी हेल्गे डॉपलर। पीटर डॉपलर जोनस का थेरेपिस्ट होता है। मिकेल के गुमशुदा होने के बाद उल्रिक को अपने खोए हुए भाई की याद आती है जो 1986 में इसी जगह से गायब हुआ था। उल्रिक को अब लगने लगा है कि मैड्स, मिकेल और एरिक इन तीनों का गायब होना किसी तरह एक दूसरे से कनेक्टेड है। उल्रिक फिर जाकर उस गुफा की छानबीन करने लगता है जहां उसे एक छुपा हुआ बंद दरवाजा मिलता है। यह दरवाजा पास मौजूद न्यूक्लियर पावर प्लांट से कनेक्टेड होता है। उल्रिक उस पावर प्लांट की तलाशी लेने की मांग करता है, बट प्लांट का डायरेक्टर अलेक्जेंडर टीडमैन इस चीज से साफ साफ मना कर देता है। अलेक्जेंडर टीडमैन होते हैं बार्तोश के पिताजी। इसकी मम्मी रेगिना टीडमैन का विंडन टाउन में होटल होता है। मतलब पापा न्यूक्लियर प्लांट का डायरेक्टर और मम्मी होटल की ओनर। बार्तोश को फिर गुफा के बाहर मिले एरिक के सामान में एक फोन मिलता है जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। दूसरी तरफ जोनस को उसके पापा के स्टूडियो में गुफा में जाने का नक्शा मिलता है जिस पर लिखा होता है वेयर इज द क्रॉसिंग। फिर एक हुडी पहना हुआ अननोन आदमी जाकर रेगिना के होटल में रूम बुक करता है और अपने रूम की एक दीवार को तरह तरह के पेजेस और न्यूज़पेपर कटआउट से भर देता है। इसके पास एक अजीब सी मैकेनिकल मशीन और टाइम ट्रैवल पे लिखी हुई किताब होती है। फिर यह बंदा अपने वॉल पर लगे न्यूज़पेपर कटआउट में वेयर इज द मिकेल को कट करके व्हेन इज द मिकेल कर देता है। इसी दौरान सबके लाइट्स फ्लिकर होने लगते हैं और पंछी आसमान से नीचे गिरने लग जाते हैं। यह सब देखकर शार्लेट एकदम टेंशन में आती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिकेल जिंदा है और वो गुफा से बाहर आकर अपने घर के लिए जा रहा है। घर पहुंचते ही मिकेल देखता है कि सब कुछ बदल गया है। फिर वो न्यूज़पेपर उठाकर डेट चेक करता है, 5 नवंबर 1986। अब चलते हैं 1986 में। मिकेल अपने घर जाता है जहां उल्रिक की माँ उससे पूछती है कि मेरा बेटा मैड्स कहाँ है और वो कब घर आएगा। मिकेल फिर कंफ्यूज होकर वहां से भाग जाता है और जाकर पुलिस इंस्पेक्टर इगॉन टीडमैन से मिलता है और उसे बताता है कि वो उल्रिक का बेटा है। बट 1986 में उल्रिक एक टीनेज लड़का था, तो इगॉन को लगता है कि शायद उल्रिक ने इसे डरा धमका कर इगॉन के मजे लेने के लिए भेजा है। इगॉन फिर मिकेल को एक हॉस्पिटल नर्स के हवाले करके उल्रिक से पूछताछ करने निकल पड़ता है। ये नर्स होती है आइनेस, जोनस की दादी अम्मा यानी माइकल की माँ। मिकेल इसे बताता है कि वो फ्यूचर से आया है, बट वो उसे मजाक में ले लेती है। मैड्स को गुम होने के काफी दिनों बाद भी इगॉन और उसका डिपार्टमेंट कुछ पता नहीं लगा पाते। पर इसी दौरान इगॉन को एक अजीब सा केस मिलता है। एक किसान के बहुत सारी भेड़ें एक साथ अचानक कार्डियक अरेस्ट से मर जाते हैं और इन सारों के कान के पर्दे भी फटे होते हैं। फिर इगॉन की बेटी क्लाउडिया टीडमैन विंडन के न्यूक्लियर पावर प्लांट की पहली फीमेल चीफ बनती है। क्लाउडिया टीडमैन होती है रेगिना टीडमैन की मम्मी यानी बार्तोश की नानी अम्मा। क्लाउडिया के पहले इस न्यूक्लियर पावर प्लांट का चीफ होते हैं बर्न डॉपलर, जिसका बेटा हेल्गे क्लाउडिया को एक बुक गिफ्ट देता है। कौन सी बुक? अ जर्नी थ्रू टाइम बाय H.G. टैनहाउस। वही बुक जो उस होटल वाले बंदे के पास है। 1986 में चेर्नोबिल के हादसे के बाद सारे लोगों का न्यूक्लियर पावर प्लांट से भरोसा उड़ गया था। मिस्टर डॉपलर फिर क्लाउडिया को बताते हैं कि इनके प्लांट ने भी सीक्रेटली कुछ न्यूक्लियर वेस्ट के बैरल को विंडन की गुफाओं में छुपा कर रखा है। फिर अचानक से लाइट्स फ्लिकर होने लगते हैं और आसमान से पंछी नीचे गिरने लगते हैं। ये सब देखकर छोटी शार्लेट काफी परेशान होती है और उसकी छानबीन करने लग जाती है। अब समझा क्यों 2019 में उसने जब ये हादसा देखा तो वो इतनी परेशान हो गई, क्योंकि ये उसके साथ ऑलरेडी 1986 में हो चुका था। ये देखकर मिकेल भी हॉस्पिटल से भागकर वापस उस गुफा में चला जाता है और अंदर जाकर गिर जाता है और मदद के लिए पुकारने लगता है।
ये सोचकर कि शायद वो फिर से 2019 में पहुंच जाए। दूसरी तरफ उल्रिक भी उस वक्त गुफा के अंदर होता है। उल्रिक को मिकेल की चिल्लाने की हल्की हल्की आवाजें आती हैं। दोनों एक दूसरे को सुन पाते हैं बट देख नहीं पाते। फिर हम देखते हैं कि घड़ी की दुकान में कोई बैठा एक मशीन पर काम कर रहा होता है। यस, ये वही होटल वाली मशीन है। ओके, अब वापस चलते हैं 2019 में। जोनस उस गुफा के नक्शे को लेकर अपनी छानबीन करने निकल पड़ता है। जंगल में वो होटल वाला अननोन आदमी इस पर नजर रखे होता है। अंदर बहुत भटकने के बावजूद भी जोनस को कोई रास्ता या क्रॉसिंग कुछ नहीं मिलता और फिर वो निराश होकर बाहर आता है। बाहर आने पर जोनस देखता है कि कोई इसके साइकिल पर लाल कलर का धागा बांधकर चला गया है। शार्लेट को फिर यकीन हो जाता है कि आसमान से गिरने वाले पंछी का उन गुमशुदा बच्चों से कुछ डायरेक्ट कनेक्शन है। उन्हें मिली लाश की तरह इन पंछियों के भी कान के पर्दे फटे होते हैं। शार्लेट इसे सीधे 33 साल पहले हुए उस हादसे से कनेक्ट करती है जो तब उन्हें लगा था कि शायद चेर्नोबिल रिएक्शन की वजह से हुआ था। बट अभी रेडिएशन लेवल कम होने के बावजूद भी ऐसा क्यों हो रहा है, और वो भी 2 बच्चों के गायब होने के बाद। शार्लेट को फिर एक और बैड न्यूज़ पता चलती है कि उसके हस्बैंड पीटर उसे धोखा दे रहा है और उसका एक ट्रांसजेंडर प्रोस्टिट्यूट के साथ अफेयर चल रहा है। इसके बाद इन दोनों की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे इसका असर इनके बच्चों पर होने लगता है और फिर इनकी बड़ी बेटी फ्रांसिस्का मैग्नस के साथ मिलकर अपना स्ट्रेस रिलीव करती है। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी पुलिस उस न्यूक्लियर पावर प्लांट का सर्च वारंट नहीं बना पाती, तो उल्रिक दीवार फांदकर अंदर जाने की कोशिश करता है बट ये इसमें नाकाम हो जाता है। शार्लेट फिर उसे छुड़ाने प्लांट जाती है। शार्लेट की छोटी बेटी एलिजाबेथ, जो कि बहरेपन का शिकार होती है, स्कूल से वापस आते वक्त गुम जाती है बट फिर शाम को सही सलामत वापस घर आकर अपने मम्मी पापा को बताती है कि जंगल में उसकी मुलाकात नोवा नाम के एक आदमी से हुई थी जिसने उसे उसकी मम्मी की ये घड़ी दी है। उस घड़ी पर शार्लेट का नाम होता है। दूसरी तरफ हेल के हॉस्पिटल में अकेला बड़बड़ा रहा होता है कि उसे जाकर नोवा को रोकना है। फिर होटल वाला बंदा चुपके से जोनस के रूम में घुस जाता है और उसके लिए उन नक्शों पर एक मैसेज छोड़ता है। दूसरे दिन जंगल में एक हुडी पहना हुआ आदमी जाकर एलिजाबेथ की क्लासमेट यासीन से मिलता है और उसे बोलता है कि मुझे नोवा ने भेजा है, और फिर यासीन भी गायब हो जाता है। और इसके बाद सारे लोग पुलिस पर ज़बरदस्त प्रेशर डालने लगते हैं। उधर 1986 में मिकेल हॉस्पिटल में बैठा होता है कि तभी एक प्रीस्ट यानी नोवा वहां जाकर उससे मिलता है और उससे गॉड और रिलीजन से रिलेटेड बातें करने लगता है। इसी दौरान मिकेल 1986 वाली हैना से मिलता है और इनके बीच एक कनेक्शन बन जाता है। हैना फिर उल्रिक और कैथरीना को सेक्स करते हुए देखती है और जाकर इगॉन के पास झूठी रिपोर्ट लिखाती है कि उल्रिक ने कैथरीना का रेप किया है। इगॉन फिर खुशी खुशी जाकर उल्रिक को पकड़ लेता है। शार्लेट फिर उल्रिक को 33 इयर्स वाला एक फैक्ट बताती है जो उसे उसके ग्रैंडफादर ने बताया था। उसका ग्रैंडफादर टाइम को लेके बहुत ही ज़्यादा क्रेजी था। हमारा जो 365 दिन वाला कैलेंडर ईयर है वो टेक्निकली 100% करेक्ट नहीं है, बट हर 33 साल बाद सब कुछ अपनी पिछली पोजीशन पर आ जाता है। मतलब अर्थ, स्टार्स और प्लैनेट्स हर 33 साल में सेम पोजीशन पर होते हैं जैसे कि वो 33 साल पहले थे। मानो वो एक टाइम के 33 इयर्स वाले टाइम लूप में फंसे हों। टेक्निकली इसे 32 सोलर ईयर्स होना चाहिए था, बट इट्स ओके। इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो लूनर सोलर साइकिल या सिंपली लूनर ईयर क्या है गूगल करके देख लेना। शार्लेट अब अपनी रिसर्च को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा काम करने लगी है और एक मोमेंट पर तो वो अपने खुद के हस्बैंड पीटर पर भी शक करने लग जाती है। दूसरी तरफ हैना और उल्रिक के अफेयर में रुकावटें आने लगती हैं क्योंकि उल्रिक का पूरा फोकस अपने बेटे मिकेल को ढूंढने पर होता है। वो होटल वाला अननोन आदमी फिर नीचे रिसेप्शन में जाकर रेगिना को एक पार्सल थमाकर बोलता है कि इसे अर्जेंटली जोनस को कुरियर कर देना। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ बट रूम का किराया देता रहूँगा। ये बंदा फिर यहाँ से जाकर सीधा जोनस से मिलता है जो अपने पापा की कब्र के पास बैठा कुछ सोच रहा होता है। यह अजनबी आदमी जोनस को बोलता है कि वो उसके पापा को जानता था और एक ज़माने में उसके पापा ने इसकी जान बचाई थी। याद है वो फ़ोन जो बार्टोश को एरिक के सामान में मिला था? वो अचानक से बजने लग जाता है। बार्टोश को लगता है कि शायद ये एरिक का ड्रग डीलर है और फिर बार्टोश उससे मिलने का प्लान बनाता है। जब बार्टोश इससे जाकर मिलता है तब हम देखते हैं कि ये वही प्रीस्ट नोवा है जो 33 साल पहले हॉस्पिटल में जाकर मिकेल से मिला था। जोनस को फिर उसका भेजा हुआ पार्सल मिलता है जिसके अंदर होती है एक लाइट, एक गाइगर काउंटर जो रेडिएशन मापने के काम आता है और जोनस के पिता माइकल का लिखा हुआ सुसाइड नोट। जोनस फटाक से अपने पापा का लिखा हुआ लेटर खोलकर पढ़ने लगता है जिसमें लिखा होता है कि 4 नवंबर 2019 को उसके पापा टाइम ट्रैवल करके किसी तरह 1986 में चले गए और वहीं अटक गए जहां एक नर्स ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा कर दिया और फिर उसकी शादी हैना से हो गई और उन्हें जोनस नाम का एक बेटा हुआ।
समझ रहे हो आप? मिकेल ही जोनास का फादर माइकल है। मिकेल 2019 से 1986 में गया और बाद में अपना नाम माइकल रख लिया। माइंड ब्लोन। इस लेटर में लिखा होता है कि माइकल का मरना तय था। जोनास को ये चीज़ अभी नहीं समझेगी, बट धीरे धीरे सब कुछ उसके समझ में आ जाएगा। वो अननोन आदमी फिर जाकर उस घड़ी के शॉप में काम कर रहे एच.जी. टैनहाउस से मिलता है और उसे बोलता है कि चलो टाइम के बारे में बात करते हैं। उधर शार्लेट अपने डिपार्टमेंट पर चिल्लाने लगती है और बोलती है कि जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता सारे लोग ओवर टाइम करेंगे। ये नहीं बोलती है कि 50 साल पुराने तक सारे रिकॉर्ड छान मारो, मुझे इस केस के तह तक जाना है। भाई जाके स्कूल के रिकॉर्ड चेक करो, तुमको 1987 के मिकेल की फोटो मिल जाएगी वहां पर। उल्रिक फिर जाकर अपने माँ बाप से पूछताछ करता है और इसे पता चलता है कि जब उसका भाई गुम हो गया था उस वक्त उसके पापा टोंटे का क्लाउडिया के साथ अफेयर चल रहा था और मैड्स को आखिरी बार जिंदा क्लाउडिया की बेटी रेगिना ने देखा था। जैसा बाप वैसा बेटा। रेगिना के फिर अपने बचपन के कुछ डरावने सपने आते हैं जिसमें वो देखते हैं कि उल्रिक और कैथरीना उसे जंगल में उस गुफा के बाहर पेड़ से बांधकर भाग जाते हैं। रेगिना को फिर पता चलता है कि उसे ब्रेस्ट कैंसर है। उल्रिक फिर जाकर रेगिना से इस बारे में पूछताछ करता है। तब रेगिना इसे बताती है कि जब तुम मेरे साथ बुरा सलूक किया करते थे तब मैड्स मेरी मदद करता था। जंगल में हुए उस पेड़ वाले हादसे के बाद रेगिना के दिल में उस रास्ते से जाने का डर बैठ गया था, तो हमेशा मैड्स उसका डर कम करने उसके साथ जाया करता था। जिस दिन वो गायब हुआ था उस दिन भी वो रेगिना के साथ वहीं से जा रहा था। तो अगर उल्रिक ने रेगिना के दिल में कभी जंगल को लेकर वो डर पैदा नहीं किया होता तो मैड्स भी कभी गायब नहीं हुआ होता। यहाँ रेगिना इसे ये भी बताती है कि 1986 में हैना ने उल्रिक के खिलाफ रेप की झूठी रिपोर्ट लिखवाई थी, क्योंकि हैना बचपन से ही उल्रिक के पीछे पागल थी। उल्रिक फिर पुलिस स्टेशन जाकर पुराने रिकॉर्ड चेक करके इस बात को कंफर्म करता है और फाइनली हैना के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ देता है। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी जोनास अपनी माँ को मिकेल की सच्चाई नहीं बता पाता और फिर वो अपना सामान उठाकर गुफा की ओर निकल पड़ता है। अंदर जाकर जोनास नक्शे में दिए गए उस अजनबी की निशानियों को फॉलो करता है और एक छोटे से दरवाजे के पास पहुंच जाता है जिस पर लैटिन में लिखा होता है थस द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड। जैसे ही जोनास वो दरवाजा खोलता है फिर से सारे लाइट्स फ्लिकर होने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि एक बंकर में पीटर और उल्रिक के पापा बैठकर इन इंसिडेंट्स का टाइम नोट कर रहे होते हैं। अपने भाई के पुराने फोटोज देखते वक्त उल्रिक को कुछ क्लिक होता है। जिस लड़के की लाश इन्हें 2019 में मिली है वो और कोई नहीं बल्कि 1986 में उल्रिक का खोया हुआ भाई मैड्स है। दूसरी तरफ जोनास जब उस गुफा के बाहर आता है तब अपने आप को 1986 में पाता है जहां उसकी टीनेज मम्मी उसे लिफ्ट ऑफर करती है, बट जोनास शॉक में खड़ा होता है और कोई रिप्लाई नहीं कर पाता और फिर वो बस स्टॉप पर लगे मैड्स के मिसिंग पोस्टर्स देखता है। उधर 2019 में पुलिस को फाइनली न्यूक्लियर प्लांट की तलाशी लेने का वारंट मिल जाता है जिसकी मदद से शार्लेट को गुफा में एक सील्ड दरवाजा मिलता है। 1986 में मैड्स को ढूंढने की रिसर्च के दौरान इगोन को हेल्गे पर शक आता है और वो इसके बारे में अपनी जर्नल में लिखता है। इस जर्नल को 2019 में उल्रिक अपनी रिसर्च के दौरान पढ़ता है और फिर सीधा हेल्गे से मिलने हॉस्पिटल चला जाता है। उल्रिक को देखते ही हेल्गे पागलों जैसा बर्ताव करने लगता है और उसे बताता है कि वो पास्ट और फ्यूचर चेंज कर सकता है, बट फिर हेल्गे की नर्स आकर उल्रिक को वहां से भगा देती है और इस इंसिडेंट के बाद पुलिस उल्रिक को सस्पेंड कर देती है। इसी दौरान कैथरीना को भी उल्रिक और हैना के अफेयर के बारे में पता चलता है। उल्रिक फिर जाकर ये बात कैथरीना को बताता है जो उसे उसके अफेयर के बारे में पूछती है और फिर बोलती है कि उसे कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, इनके फैमिली में सारे लोग ऐसे ही हैं। और फिर ये ऐसे बताती कि उसके मम्मी का कॉल आया था और उसे मैड्स से रिलेटेड कुछ बात करनी है। उल्रिक फिर जाकर अपनी माँ से मिलता है जो उसे बताती है कि मैड्स के गुम होने के कुछ दिनों पहले उसने उनके घर के बाहर प्रीस्ट और एक आदमी को झगड़ा करते हुए देखा था। वो प्रीस्ट जिस आदमी से झगड़ा कर रहा था उसका एक साइड का चेहरा बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था, इसलिए वो आदमी उसे अच्छे से याद है। 33 साल बाद आज सुबह उसने फिर से उसी आदमी को देखा जो अभी भी बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसे वह 33 साल पहले दिखता था। और फिर हम देखते हैं कि उल्रिक की माँ हेल्गे की बात कर रही थी। हेल्गे ही वो हुड पहनने वाला आदमी है जो जंगल से बच्चे उठा रहा है और उन्हें अपने बंकर में ले जाकर नोवा के साथ उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। शार्लेट को भी फिर हेल्गे की छुपे हुए बंकर के बारे में पता चलता है। उन गुफाओं का रास्ता हेल्गे के इस कैबिन से होते हुए जाता है। शार्लेट अपने ससुर जी की इस प्रॉपर्टी के बारे में पीटर से पूछताछ करती है जो उसे बताता है कि उसे इस बात का कोई आइडिया नहीं है। झूठा। तो फिर उस दिन उल्रिक के पापा के साथ इधर बैठकर क्या कर रहा था। 1986 में जोनास मिकेल को ढूंढते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाता है, पर तभी वो अननोन आदमी आकर जोनास को वार्निंग देता है कि अगर तूने मिकेल को यहाँ से वापस 2019 में ले जाने की गलती की
तो इसका इफेक्ट सीधा तेरे वजूद पर होगा। मतलब अगर मिकेल और हैना की शादी नहीं हुई तो जोनस भी पैदा नहीं होगा। जोनस फिर मिकेल को 1986 में ही छोड़कर अकेला वापस 2019 में आता है और घर जाकर अपने पापा के लिखे वो लेटर्स जला देता है। हेल्गे फिर से हॉस्पिटल से भागकर उन गुफाओं की तरफ जाता है और इसका पीछा करते करते उल्रिक भी वहां पहुंच जाता है। जाते जाते उल्रिक हेल्गे के हॉस्पिटल से मिली वो टाइम ट्रैवल वाली बुक और कॉइन को अपने साथ ले जाता है। उल्रिक फिर कॉल करके शार्लेट के लिए वॉइस मैसेज छोड़ता है कि उसका शक सही था, हेल्गे ही किसी तरह टाइम ट्रैवल की मदद से बच्चों को किडनैप कर रहा है। फिर ये उल्रिक भी हेल्गे के पीछे पीछे उस गुफा के अंदर घुस जाता है। फिर हम देखते हैं कि हेल्गे अपने बंकर से एक बच्चे की लाश को घसीटते हुए बाहर लेकर आता है और नोवा अंदर बंकर में खड़ा दीवार पर नई तारीख लिखता है, 9 नवंबर 1953। मतलब ये लोग 1953 की टाइमलाइन में हैं, 1986 से 33 साल पहले। फिर 1953 में जवान ईगॉन और उसके चीफ डैनियल कानवाल्ड मतलब जोनस के परदादा को हेल्गे की फेंकी हुई एरिक और यासीन की लाशें मिलती है। इनका गेम समझ रहे हो ना आप? ये लोग अपने फेल एक्सपेरिमेंट के बाद उनके लाशों को एक टाइमलाइन से दूसरे टाइमलाइन में फेंक रहे हैं ताकि कोई इन्हें पकड़ ना पाए। इस पूरे हादसे को एक बच्चा दूर खड़ा देख रहा होता है। हमें बाद में पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि छोटा हेल्गे है। ईगॉन और डैनियल दोनों बच्चों के मॉडर्न कपड़े देखकर काफी कंफ्यूज होते हैं जिन पर लिखा होता है मेड इन चाइना। पहले नहीं लगता है कि ये शायद चाइनीज हैं, बट बाद में ध्यान से देखने पर ये लोग समझ जाते हैं कि उसमें से एक लड़का व्हाइट है और एक ब्राउन। एक दिन हेल्गे जंगल में छोटी क्लाउडिया के डॉग को लकड़ी फेंक कर उस गुफा में भेज देता है। वो डॉग अंदर तो जाती है बट वापस बाहर नहीं आती। इस इंसिडेंस को याद रखना। उधर उल्रिक भी बुढ़ाऊ हेल्गे का पीछा करते करते गुफा के जरिए 1953 में आ जाता है। आप सोच रहे होंगे कि अगर 33 ईयर्स ट्रैवल कर सकते हैं तो उल्रिक 2019 से 66 ईयर्स ट्रैवल करके 1953 कैसे पहुंच गया? वेल, क्योंकि अंदर उस दरवाजे से आप दो रास्ते ले सकते हैं, राइट या लेफ्ट। उल्रिक और हेल्गे दोनों अलग अलग रास्ते लेते हैं, जिसके बाद उल्रिक 1953 में जाता है और हेल्गे 1986 में जाता है। उल्रिक के बाहर आते ही उसकी मुलाकात होती है एग्नेस नील्सन और उसके बेटे से। उल्रिक ये देखकर पागल हो जाता है कि वो अभी अभी अपनी दादी और पापा के 1953 वाले वर्जन से मिला है। फिर उल्रिक जाकर उस घड़ी के दुकान वाले H.G. टैनहाउस से मिलता है और उसे उसकी लिखी बुक दिखाता है। तो 1953 वाला टैनहाउस अभी एकदम जवान है और उसने अभी तक वो बुक नहीं लिखी है। मतलब वो ये बुक फ्यूचर में बूढ़ा होने के बाद लिखेगा। फिर अचानक से वहां पर जोनस की दादी अम्मा आइनिस और उल्रिक की मम्मी जेना आ जाते हैं, जो कि अभी छोटे बच्चे होते हैं, जिनसे पूछताछ करने के बाद उल्रिक को उन दो बच्चों की मिली डेड बॉडी के बारे में पता चलता है। उल्रिक फिर वहां से भागकर ये चेक करने जाता है कि कहीं उनमें से एक मिकेल तो नहीं, बट जल्दी जल्दी में वो अपना जैकेट टैनहाउस के शॉप में ही भूल जाता है। उल्रिक फिर पुलिस स्टेशन जाकर जवान ईगॉन से मिलता है और उसे उन लाशों के बारे में पूछताछ करता है। ये ईगॉन को मिकेल की फोटो दिखाने वाला होता है, बट तभी उसे याद आता है कि वो अपना जैकेट तो टैनहाउस के शॉप में भूल आया है। फिर ये ईगॉन को हेल्गे के बारे में पूछता है और यहाँ से पता चलता है कि 1953 वाला हेल्गे एक छोटा बच्चा है। उल्रिक फिर सोचता है कि अगर उसने हेल्गे को उसके बचपन में ही मार दिया तो वो ये सब कुछ होने से रोक सकता है। एक बच्चे की जान लेने से पता नहीं दूसरे कितने मासूम बच्चों की जानें बच जाएंगी। अपने शैतानी ख्याल के साथ उल्रिक हेल्गे को पकड़कर उसका सर फोड़ देता है और उसकी बॉडी को ले जाकर उन्हीं के बंकर में छुपा देता है। उधर जवान टैनहाउस को उल्रिक के जैकेट में उसका स्मार्टफोन मिलता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान होता है। उधर 1986 में बूढ़ा टैनहाउस और वो अननोन आदमी आइंस्टाइन की टाइम ट्रैवलिंग थ्योरीज के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कैसे वो वर्म होल्स की मदद से समय में आगे या पीछे जा सकते हैं। फिर ये बंदा टैनहाउस को बताता है कि ये चीज़ एकदम पॉसिबल है और ऐसा ही एक वर्म होल उनके इस विंडन टाउन में मौजूद है, जो उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट में हुए एक धमाके की वजह से बना था, जिसकी मदद से आप वक्त में 33 साल आगे या पीछे ट्रैवल कर सकते हो। फिर ये उसे उसकी बुक दिखाकर 33 ईयर्स वाली लूनर साइकिल वाली थ्योरी के बारे में बताता है। समझ रहे हो ना आप? टैनहाउस ही शार्लेट का वो ग्रैंडफादर है जिन्हें टाइम ट्रैवल के बारे में बहुत क्रेज था। ये फिर टैनहाउस को अपनी टूटी हुई टाइम मशीन दिखाकर बोलता है कि प्लीज़ इसको फिक्स कर देना ताकि मैं जाकर उस वर्म होल को हमेशा हमेशा के लिए मिटा सकूं। इसकी ये टाइम मशीन डायरेक्टली तो वर्म होल क्रिएट नहीं कर सकती, बट उस न्यूक्लियर प्लांट में हुए ब्लास्ट को रिपीट कर सकती है। मतलब ये इनडायरेक्टली वर्म होल क्रिएट करती है। इसे जब भी कोई उस गुफा में जाकर इसे यूज़ करता है, उसके अंदर से ब्लास्ट की आवाज़ें आती हैं। टैनहाउस फिर उसे वहाँ से भगा देता है और अंदर से अपनी मशीन लेकर आता है। दोनों मशीनें एक ही होती हैं, एक टैनहाउस के प्रेजेंट की और एक उसके फ्यूचर वाली। इसलिए कोई 2005 में जाकर स्टीव जॉब्स को उसी का बनाया हुआ फर्स्ट आईफोन थमाकर बोले
कि ये ले और इसकी मदद से नया फ़ोन बनाना। दिस इज़ कॉल्ड टाइम पैराडॉक्स। फिर हम देखते हैं कि एक ओल्ड लेडी बंकर की वॉल पर सारे कनेक्टेड फैमिलीज के फोटोज लगाकर अपनी रिसर्च कर रही होती है। ये एग्जैक्ट वही वॉल है जो हमने एपिसोड 1 के स्टार्ट में देखी थी। ये ओल्ड लेडी कोई और नहीं बल्कि क्लाउडिया है। क्लाउडिया फिर 2019 में बाटोस से जाकर मिलती है और उसे बताती है कि मैं तेरी ग्रैंड मदर हूँ। फिर उसे रेगिना के साथ वाला फोटो दिखाकर बोलती है कि जाकर ये अपने माँ को दिखाना और मेरी तरफ से उससे माफ़ी मांग लेना। उधर 1953 में हेल्गे की फैमिली पुलिस के पास उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखाती है। उसी वक्त नोआ जाकर हेल्गे की माँ ग्रेटा से मिलता है उसे रिलीजियस सपोर्ट देने। जवान ईगॉन को लगता है कि शायद हेल्गे का गुम होना और वो 2 बच्चों की लाशें मिलना उस अजनबी आदमी यानी उल्रिक से कनेक्टेड है, क्योंकि ये सब उसके आने के बाद से ही हो रहा है। ईगॉन फिर जाकर उल्रिक को रंगे हाथ पकड़ लेता है, जहां उल्रिक कबूल कर लेता है कि उसने छोटे हेल्गे को मारा है। उधर बंकर में हम देखते हैं कि हेल्गे मरा नहीं बल्कि सिर्फ बेहोश था और उसे उसका आइकॉनिक लुक यानी एक साइड का बिगड़ा हुआ चेहरा उल्रिक की बदौलत ही मिला है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड और वो सब बस अब रिपीट हो रहा है। छोटी क्लाउडिया और टोंटे जंगल में उसके डॉग को ढूंढ रहे होते हैं, वही डॉग जिसे हेल्गे ने उस गुफा में भेजा था। यहाँ हम ये भी भाप लेते हैं कि उल्रिक की दादी अम्मा एग्नेस और डोरिस के बीच कुछ प्यार टाइप का कनेक्शन बन रहा है। 1986 में उल्रिक अपने रेप चार्जेस से बाइज्जत बरी हो जाता है और वापस अपने घर चला जाता है। इसी दौरान विंडन में अलेक्जेंडर कोलर नाम का एक नया लड़का आता है और आते ही ये और रेगिना दोस्त बन जाते हैं। हैना को अलेक्जेंडर पर शक होता है और जब वो इसका पीछा करते हुए जंगल में जाती है तब उसे पता चलता है कि उसका असली नाम अलेक्जेंडर कोलर नहीं बल्कि बोरिस नीवॉल्ड है। इसने अपना असली पासपोर्ट जंगल में दफनाया होता है, जिसे लेकर हैना अपने घर चली जाती है। क्लाउडिया जब गुफाओं में उन न्यूक्लियर बैलेंस की तलाश कर रही होती है तब उसे वहां पर उसकी 1953 में खोई डॉग ग्रेचन मिलती है। क्लाउडिया इसे जिंदा देखकर काफी हैरान होती है और बस फिर वो भी एच.जी. टैनोस की वो टाइम ट्रैवल वाली बुक पढ़ने लग जाती है जो इसे हेल्गे ने दी थी। याद है ना, सब खो तो नहीं गए ना डिटेल्स में? ओके। अलेक्जेंडर को फिर रेगिना की सेटिंग की मदद से क्लाउडिया के यहाँ जॉब मिल जाता है। क्लाउडिया इसे बताती है कि उसका पहला जॉब एकदम सीक्रेट रहेगा। अलेक्जेंडर को अपने वेल्डिंग स्किल्स यूज करके गुफाओं में मौजूद उन बैरल्स को एक दरवाजे के पीछे बंद करना है, वही दरवाजा जो 2019 में शार्लेट ने ढूंढा था। उधर बंकर में हेल्गे नोआ से झगड़ने लग जाता है कि उसने हेल्गे को फंसाकर अपने मतलब के लिए यूज किया है। नोआ की इस टाइम मशीन की वजह से बहुत सारे मासूम बच्चों की जानें जा रही हैं और कोई प्रीस्ट अपने गॉड के लिए कभी ऐसा काम नहीं करेगा। फिर नोआ इसे चिल्लाकर समझाता है कि देख भाई, देयर इज नो गॉड, बस ह्यूमंस और हमारा बनाया केओस है और उस केओस को बैलेंस करने के लिए मुझे ये टाइम मशीन यूज करके सब ठीक करना पड़ेगा। मैं नोआ हूं और ये कुर्सी वाली टाइम मशीन मेरी कश्ती है। यस, ठीक समझे। वो अपने आप को एक्चुअल नोआ और उसके आर्क से कंपेयर कर रहा होता है। 2019 में हैना अलेक्जेंडर के उस पासपोर्ट को यूज करके उसे ब्लैकमेल करती है। अलेक्जेंडर कोलर जो 2019 में वेल्डर से अब न्यूक्लियर प्लांट का डायरेक्टर बन गया है। हैना इसे ब्लैकमेल करके बोलती है कि अपने पावर यूज करके उल्रिक की लाइफ बर्बाद कर दे, वरना मैं तेरी असली आइडेंटिटी पब्लिक कर दूंगी। अलेक्जेंडर फिर पुलिस डिपार्टमेंट में कॉल करके ये काम टॉर्बन को सौंप देता है और उसे ये भी बताता है कि जब सब शांत हो जाए तभी वो न्यूक्लियर बैलेंस वापस लाना। अलेक्जेंडर और टॉर्बन साथ मिलकर कोई गेम प्लान कर रहे हैं। मैग्नस एंड फ्रांसिस का अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हैं तो जोनस और मार्था के बीच दूरियां बढ़ने लगती हैं। जोनस को मार्था से दूर रहना है, क्योंकि वो उसकी आंटी है। रेगिना को होटल की सफाई करते वक्त उस अननोन आदमी के रूम में उसकी रिसर्च मिलती है। वो आदमी फिर टॉर्बन के छुपाए हुए न्यूक्लियर वेस्ट वाले बैरल्स के ट्रक को ढूंढकर उसके अंदर एक छोटा सा कंटेनर या ट्यूब लेकर जाता है। उधर 1953 में बूढ़ी क्लाउडिया जाकर जवान टैनोस से मिलती है और उसे ब्लूप्रिंट्स दिखाकर बोलती है कि मेरे लिए ये टाइम मशीन बना दो। ओके, अगर आपको लग रहा है कि इसकी स्टोरी आपको कंफ्यूज कर रही है तो भाई इस बेचारे टैनोस के बारे में सोचो। 33 साल में 3 लोगों ने आकर इसे इसी की बनाई टाइम मशीन को बनाना सिखाया है। इसके जितना कंफ्यूज कोई नहीं होगा। जिस रात मिकेल गायब हुआ था उस वक्त पीटर अपने पापा हेल्गे के बंकर में बैठा प्रे कर रहा होता है कि तभी अचानक उसके सामने एक पोर्टल ओपन होता है और उसमें से मैड्स की लाश नीचे गिरती है। पीटर मैड्स का आईडी चेक करके काफी हैरान होता है और फिर उसके पापा ट्रॉन्टे नील्सन को वहां बुलाता है। 33 साल बाद अपने बेटे की लाश को देखकर ट्रॉन्टे टूट सा जाता है, पर तभी वहां पर बूढ़ी क्लाउडिया आती है और उन्हें बता दिया कि इस लाश को ले जाकर जंगल में उसकी जगह पर रख दो। तुम सारे भी इस लूप का हिस्सा हो और हम सबको हमारे रोल्स प्ले करने हैं।
जोनस फिर अपनी ग्रैंड मदर आइनेस से जाकर मिलता है और उससे पूछता है कि क्या वो मिकेल की सच्चाई के बारे में जानती थी। आइनेस फिर जोनस को माइकल का सुसाइड नोट दिखाकर बोलती है कि पहले मुझे लगा कि वो मजाक कर रहा है, बट उसकी फ्यूचर से आने वाली बात एकदम सच्ची थी। जोनस ये देखकर परेशान होता है कि उसके जलाए हुए लेटर्स ग्रैंडमा आइनेस के पास कब पहुंच गए। फिर वो लेटर्स लेकर वहां से चला जाता है। जोनस फिर डिसाइड करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, बट इस बार वो मिकेल को वापस 2019 में लेकर आएगा। बट इससे पहले कि जोनस मिकेल से मिल ले, नोआ और हेल्गे उसे किडनैप करके अपने साथ बंकर में ले जाते हैं। फिर 1986 में आइनेस ऑफिशियली मिकेल को अडॉप्ट करके उसे मिकेल नील्सन से माइकल कानवाल्ड बना देती है और यहाँ ये सारा लूप फिर से ट्रिगर होता है। फिर बूढ़ा हेल्गे 1986 में जाकर उसके जवान वर्जन से मिलकर उसे चेतावनी देता है कि प्लीज नोआ से दूर रहना, वो बस तुझे अपने मकसद के लिए यूज कर रहा है। पर जवान हेल्गे उसकी बात नहीं सुनता। उसी रात बूढ़ा हेल्गे एक कार लेकर 1986 वाले हेल्गे को मारने की कोशिश करता है, बट इस एक्सीडेंट में वो खुद ही मारा जाता है। फिर वो होटल वाला अजनबी बंकर के बाहर जाकर जोनस से मिलता है और उसे बताता है कि उसे यहाँ नोआ ने किडनैप करके रखा है अपनी चेयर वाली टाइम मशीन को टेस्ट करने। स्ट्रेंजर फिर से बताता है कि वो कोई और नहीं बल्कि खुद जोनस है। यस, ये बंदा जोनस का फ्यूचर वर्जन है जो अब उस वर्म होल को डिस्ट्रॉय करने के मिशन पर निकल पड़ा है। अडल्ट जोनस फिर टीनेज जोनस को बोलता है कि सॉरी, मैं तुझे यहाँ से नहीं छुड़ा सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा फ्यूचर चेंज हो जाएगा और मैं उस वर्म होल को कभी नहीं खत्म कर पाऊंगा। ओह, यहाँ आने से पहले अडल्ट जोनस ने टैनोस से अपनी मशीन ठीक करवा ली थी। टैनोस ने वो मशीन क्लाउडिया के ब्लूप्रिंट्स, उल्रिक के स्मार्टफोन और अडल्ट जोनस की दी हुई ब्रोकन मशीन को यूज करके बनाई है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। ऑल्दो इसने खुद ने इस मशीन को बनाया है, बट फिर भी इसे ये नहीं पता कि ये काम कैसे करती है। फिर अडल्ट जोनस इसे मशीन का वर्किंग समझाता है। जोनस फिर मशीन के अंदर उस रेडियो एक्टिव मटेरियल से भरी ट्यूब को डालता है जिसे उसने उस ट्रक से चुराया था। इसके बाद ये मशीन कंप्लीट हो जाती है। इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की मदद से एक बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्स रिलीज होगा जिससे ब्लैक होल क्रिएट होगा, या अडल्ट जोनस के हिसाब से एग्जिस्टिंग वर्म होल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उधर 2019 में नोआ बार्टोश को फुसलाकर अपने टीम में शामिल कर देता है और उसे ये बताता है कि इस टाइम ट्रैवल वाले वॉर में हम अच्छे लोग हैं और क्लाउडिया और जोनस बुरे लोग हैं। अडल्ट जोनस को लगता है कि वो अपनी नई मशीन को यूज करके विंडन में मौजूद वर्म होल को डिस्ट्रॉय कर देगा, बट उस येड़े को ये नहीं पता कि उसकी इस हरकत की वजह से ही तो वर्म होल क्रिएट होगा। मतलब अडल्ट जोनस खुद ही वो वर्म होल बनाने वाला है जिसे वो डिस्ट्रॉय करना चाहता है। आई नो, मेरा दिमाग भी ये सोचकर इम्प्लोड हो रहा है। शार्लेट को फिर अपनी रिसर्च के दौरान एक शॉकिंग न्यूज पता चलती है। उसे 1953 के न्यूज़पेपर में उल्रिक का फोटो दिखता है जहां वो लोग उसे चाइल्ड मर्डरर बता रहे होते हैं। पीटर फिर मैसेज करके शार्लेट को अपने बंकर में बुलाता है। फिर अडल्ट जोनस गुफा में जाकर मशीन को एक्टिवेट करता है और ना चाहते हुए भी वर्म होल क्रिएट करता है और सारे टाइमलाइंस में लाइट्स फ्लिकर होने लगते हैं। इसके बाद बंकर में एक पोर्टल ओपन होता है जिससे 1953 का हेल्गे और 1986 का जोनस एक दूसरे के सामने आते हैं। जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को टच करते हैं, वो पोर्टल यानी वर्म होल उन्हें अलग अलग टाइमलाइंस में फेंक देता है। हेल्गे जाता है 1986 में तो जोनस पहुंच जाता है 2052 में। 2052 में हम देखते हैं कि दुनिया में कोई वॉर चला है और फिर कुछ सोल्जर्स आकर जोनस को अपना बंदी बना लेते हैं और यहाँ होता है सीजन 1 खत्म। हे गाइस, नवाजिर फ्रॉम द नोटडाउन.com और ये है डार्क सीजन 1 का रिकैप।